इक्तिसादी सर्वे बराए 2019-20 के हवाले से एक मीडिया ब्रीफिंग दी गई। अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने मुशीर ख़जाना उन्होंने दी और उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास इक्तिसादी बहरान विरसे में मिला है। वही पुरानी बात हुई क्योंकि कल बजट सुनाया जाना है, बजट बताया जाना है आवाम को, तो उसी सिलसिले में आज ब्रीफिंग की। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक पुराना जो बात है, अमूमी तौर पर हुकूमत को इक्तिसादी बहरान विरसे में मिला है। हमारे अखराजात आमदनी से काफ़ी ज़्यादा थे, बरामदात में इजाफा सिफर था, जबकि डॉलर को सस्ता रखने की वजह से दरामदात 2 गुना हो गई। ज़र मुबादला के ज़खायर गिरकर निस्फ रह गए। हम बैरूनी महाज पर दिवालिये के करीब पहुँच चुके थे। अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रहनुमाई में अखराजात में कमी की, पॉलिसी में कामयाबी हुई है। पहली दफ़ा मतवाज़न पॉलिसी से अखराजात और आमदन में तवाज़ुन लाया गया है। खसारे में 73% कमी की गई है। 20 अरब डॉलर के खसारे को कम करके 3 अरब डॉलर तक ले आए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने। पहली बार पूरे साल में स्टेट बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया गया, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। किसी वजारत को ज़िमनी ग्रांट की मद में कोई फंड जारी नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत ने माजी के कर्जे वापस करने के लिए कर्जे लिए। हमने IMF के साथ 6 अरब डॉलर का प्रोग्राम किया। मौसर हिकमत अमली से 5000 अरब रुपए के कर्जे वापस किए गए। पहली मरतबा प्राइमरी बैलेंस सरप्लस रहा। हमारी आमदनी अखराजात से ज़्यादा रही। इस्लामाबाद में कौमी इक्तिसादी सर्वे बराए 2019 के हवाले से ये मीडिया ब्रीफिंग थी और उन्होंने कहा हफीज़ शेख साहब ने कि हुकूमत को इक्तिसादी बहरान, जैसे कि आपको बताया कि विरसे में मिला। ये कुछ चीज़ें उन्होंने बताई आमदन खर्चे के बारे में, उसके अलावा जो खसारा था उसके बारे में, स्टेट बैंक का बताया कर्जा कोई नहीं लिया, कोई ज़िमनी ग्रांट के बारे में उन्होंने कहा कि कोई ज़िमनी ग्रांट नहीं ली गई। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस उन्होंने कहा कि वो रहा। हमारी आमदनी अखराजात से ज़्यादा रही। कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने बताया कि आलमी मईशत पर बड़े बुरे असरात मुरतब हुए हैं और IMF का कहना है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की आमदनी में 3 से 4% कमी होगी। हमने कोरोना से निपटने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए, ये हफीज़ शेख साहब ने कहा। कोरोना से निपटने के लिए 1240 अरब रुपए का एक पैकेज दिया। ज़राई शोबे को रिलीफ के लिए 50 अरब रुपए दिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर अरबों रुपए की सब्सिडी दी। आटा चीनी समेत अशिया ज़रूरियात सस्ती की। छोटे कारोबार के 3 माह के बिल मुआफ़ किए। कोरोना की वजह से उन्होंने बताया कि मुस्तहकम होती हुई मईशत को फिर धचका लगा है। कोरोना से पहले पाकिस्तानी मईशत 3% की शरह से बढ़ने की तवक्को थी, लेकिन रवा माली साल मुआशी शरह नमू -4% रही। ये -4% जो है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। 0.4%, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बड़े सनती शोबे की तरक्की -7.78% रहने का इम्कान है। ये जो ग्राफ बताएगा ये भी बहुत तशवीशनाक है। थोक और परचून कारोबार की तरक्की की शरह में 3.42% कमी हुई है। सर्विसेज सेक्टर की जो तरक्की की शरह है 0.59%, जबकि फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर में 0.79% की बेहतरी आई है। ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट है, ये कैसे आई है। सनती शोबे की शरह नमू -2.64 और ट्रांसपोर्ट में -7.1% रही है, ये भी माइनस में जा रहा है। FBR टैक्सों से 3900 अरब रुपए हासिल होंगे, ये टारगेट जो रखा गया है ये भी एक अनप्रेडिक्टेबल है। उन्होंने कहा कि हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 1600 अरब रुपए वसूल किए हैं। दरामदात में कमी से रेवेन्यू मुतासिर हुआ है और ना रेवेन्यू ग्रोथ 27% से ज्यादा रहती थी। अब्दुल हफीज़ शेख ने कहा कि रवां साल फी कस आमदनी जो है वो 2,24,000 के हदफ के बरक्स 2,14,000, जबकि महंगाई 8.5 के बजाय 9.1% रही। ये सबसे कोर था कि महंगाई जो है 1% बढ़ गई। मौजूदा हालात में आवाम और कारोबार पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते और उन्होंने ये कहा कि हमारी कोशिश है कि आइंदा बजट में लोगों को सहूलतें दें और नए टैक्सेस ना लगाए जाएं, पहले से आए टैक्सों में कमी की जाए। आज उन्होंने सहाफ़ियों से सवाल, आप सहाफ़ी मौजूद थे, सहाफ़ियों ने जो सवालात किए, मैं पहले आपको वो दिखाता हूँ क्योंकि जो सवालात किए उन्होंने, उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि इतने जानदार सवालात थे जो शहबाज राना साहब ने, मेहताब हैदर साहब ने किए, बाकी दीगर सहाफ़ियों ने किए, लेकिन उसका जो जवाब आया वो बड़ा अजीब सा था। तो ज़रा वो सवालात सुनिए जो सहाफ़ियों ने किए। जो प्रियम्बल था आपका, उसमें लग ऐसा रहा है कि सारा जो GDP का लॉस है, कॉन्ट्रैक्शन है, वो बिकॉज ऑफ कोरोना। लेकिन जो प्लानिंग मिनिस्ट्री की असेसमेंट है, विच इज़ ऑफिशियली पार्ट ऑफ द एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी वर्किंग पेपर, कि इवन बिफोर कोरोना योर इकॉनमी वाज एक्लिप्स्ड। ये सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं इस साल के जो आपके एस्टिमेट्स हैं उनके ऊपर, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो पिछले साल का आपका GDP ग्रोथ को आपने रिवाइज किया 3.3 से 1.9%, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी मिसाल बता सकते हैं कि इतनी बड़ी रिवीजन हुई हो? और मैं नहीं कहता कि उसके अंदर जो है वो कोई बदनीति है,
लेकिन क्या ये शो नहीं करता देयर इज फंडामेंटली समथिंग रॉन्ग? बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन थे ये। और शरह नमू का जो तनासुब है, जीडीपी की शरह नमू, उसके ऊपर, उसकी तारीफ के ऊपर भी एक क्वेश्चन है कि उसकी डेफिनेशन, जब यही मुशीर ख़जाना किसी और गवर्नमेंट में होते हैं तो किसी और तरह डेफिनेशन करते हैं, इस गवर्नमेंट में तो कुछ और, ये भी सवाल उठाएंगे। उसके बाद मुशीर ख़जाना ने जवाब दिए, वो ज़रा देखिए। IMF के साथ जो ताल्लुकात हैं, देखिए IMF इसलिए नहीं बनाया गया है कि वो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कोई खुसूसी जुल्म करे। IMF का बनने का बुनियादी मकसद 200 मुल्क जो हैं उन्होंने मिलके ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाई हैं, और IMF का बुनियादी मकसद यही है कि वो दुनिया में जो माली निज़ाम चल रहा है उसमें इस्तेहकाम लाने के लिए कोशिश करे। जब ये कोरोना वायरस का मसला हुआ तो सबसे पहले वो थे जिन्होंने आके $1.4 बिलियन इजाफी दिए। जब हमने अपने छोटे ताजरान को मराहत दी बहुत ज़्यादा और उनसे शनाख्ती कार्ड वगैरह की ये जो रिक्वायरमेंट्स थी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, तब भी वो हमारे साथ खड़े रहे। करंट अकाउंट डेफिसिट के अलावा और भी कुछ चीज़ें बताएं जहां पर हुकूमत ने अच्छे अंदाज में काम किया है। पहली चीज़ मैंने बताई कि देखें, एक है एक्सटर्नल सेक्टर जिसका बुनियादी जो मेजर है, जो बुनियादी नंबर है, वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। जैसे मखदूम साहब ने बताया, ये पाकिस्तान की सतह का सबसे बड़ा नंबर था, $20 अरब, और इस वक्त वो 3 अरब पे हम उसे गिरा चुके। आप अपने इखराजात और अपनी आमदनी को कैसे मैनेज कर रहे हैं? और मैंने आपको कहा कि उसका जो बुनियादी नंबर है, जिस तरह फॉरेन सेक्टर का बुनियादी नंबर है करंट अकाउंट, जो डोमेस्टिक सेक्टर का हुकूमती जो इकोनॉमी है उसका जो बुनियादी नंबर है वो है प्राइमरी बैलेंस। तो ये जनाब सवालों के जवाब मिले। सवाल क्या थे, जवाब क्या थे, एनी हो, कुछ ज़रा बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है मेहताब हैदर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं मुआशी अमूर के। अभी उनका शॉर्ट भी आपने सुना, वो क्वेश्चन भी उन्होंने किया। डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं, SDPI के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, वहाँ के चेयरमैन हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम जो है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आने से पहले ज़रा मेहताब साहब से ज़रा एक बात कर लूँ। मेहताब साहब, आप चूँकि इस पूरी ब्रीफिंग में मौजूद थे, इस ब्रीफिंग का लुब्बे लुबाब जो है वो उसको आप चंद जुमलों में अगर समेटे तो वो क्या समझ आ रहा है, और जो सहाफ़ियों ने सवालात किए, अब वो सवालात क्या थे और जवाब क्या आए? देखिए, बुनियादी तौर पे कोशिश जो हुकूमत की तरफ से वो यही की गई कि ये साबित किया जाए कि इकॉनमी जो है वो प्री कोविड-19 जो है वो स्टेबलाइज हो चुकी थी और सारा कुछ खराब हुआ जो कोरोना वायरस की सिचुएशन थी उसके बाद। ठीक है। हालांकि अगर आप उससे पहले भी इनके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखें, और मैं आपको बताऊं एक और चीज़, जो प्लानिंग कमीशन की जो समरी मूव की गई थी APCC को और उसके बाद नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को, जी, उसके अंदर भी ये कहा गया कि बेसिकली हायर इंटरेस्ट रेट, हायर इन्फ्लेशन और जो टैक्स रेवेन्यू मोबिलाइज नहीं हो सका और जो IMF की टफ कंडीशंस थी, उसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो उस तरह से पिकअप नहीं कर सकी जिस तरह से हुकूमत जो है वो करवाना चाहती थी। ठीक है। एक तो ये है कि सारा ब्लेम जो है उन्होंने शिफ्ट किया कि कोविड-19 के जो है उसकी वजह से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स खराब हुए हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि उसके असरात बुरे आए हैं, लेकिन आपकी इकोनॉमी उससे पहले भी कोई बहुत अच्छे जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही थी। आपने देखे 740 अरब रुपए के टैक्स लगाए और उसके बाद जो आपकी ग्रोथ थी वो कुछ 16 to 17% थी और उसके अंदर भी बहुत से एडवांसेस जो है वो आपने लिए हुए थे। अच्छा, तो सवालात वहाँ पे साफियों ने किए वो ये थे बेसिकली कि आप जो है वो मतलब मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि करंट अकाउंट डेफिसिट के अलावा कौन सा इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो आप समझते हैं कि पॉजिटिव है, कि पिछले 2 सालों में जो है वो पॉजिटिव जो है वो आपकी हुकूमत आने की वजह से जो है पॉजिटिव हुआ है। सही है। देखिए, PTI का प्रॉब्लम ये है कि ये जहाँ से भी बात शुरू करते हैं ये माजी के हुक्मरानों के ऊपर डाल देते हैं। हम नहीं कहते कि उनके ऊपर ना डालें, उनके ऊपर बिल्कुल डालें, लेकिन जहाँ पे डेविल्स ड्यू शेयर है वहाँ पे देना आप।
आप अपनी कारकर्दगी बताएं, आपने 2 सालों के अंदर क्या किया है? आपकी कारकर्दगी ये है कि 2 सालों के अंदर टैक्स रेवेन्यूज फ्लैट हैं, उनके ऊपर उनकी कोई जो है वो ग्रोथ नहीं है। ठीक है, आप जो है वो बेसिकली अगर प्री कोविड-19 आप देखें तो आपने जो है वो बेसिकली कर ली था, आप 2 से 2.5% मैक्सिमम आ जाते। आप इसके अलावा ये देखिए आपका एक इम्प्रूवमेंट हुई है और वो हुई है करंट अकाउंट डेफिसिट में। सही है। करंट अकाउंट डेफिसिट आपने कैसे कम किया? आपने इम्पोर्ट्स को कर्टेल किया। आप मुझे बताएं कि आपके जमाने में एक्सपोर्ट्स कौन सी बढ़ी हैं? एक्सपोर्ट्स के अंदर तो कोई इंक्रीज नहीं है। उनके जमाने में भी जब नून लीग गई थी, जितनी एक्सपोर्ट्स उस टाइम थी अभी भी उतनी एक्सपोर्ट्स हैं। सही है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि बुनियादी तौर पे सवालात जितने भी हुए वो बेसिकली यही थे। फिर सवाल हुआ जी कि आपने जो है वो एक बफर जो है वो क्रिएट किया IMF के प्रोग्राम में जाने से पहले, उसकी वजह से भी डेट सर्विसिंग जो है वो इसमें इजाफा हुआ। तो बेसिकली जो सवालात थे वो जो उनके जवाबात थे वो जवाबात नहीं दिए गए, बल्कि वही अंदाज से कि आप ज्यादा से ज्यादा, बल्कि एक मौके पे तो उन्होंने ऐसे शुरू कर दिया कि 6, 7, 8 साफियों से यकदम सवाल ले लिए और उसके बाद आपको पता है कि जब 7-8 सवाल हो जाए तो उनमें से किसी का भी जो है वो प्रॉपर जवाब देने का जो है वो टाइम नहीं होता। तो ये हुकूमतों का मुसलसल हम शुरू से यही देखते आ रहे हैं कि आप सवाल करते हैं लेकिन सवालात के जो है वो जवाब जो है वो नहीं दिए जाते। ठीक है। अब डॉक्टर साहब, अब आप तो चूंकि एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा भी रहे हैं, साथ में मिल रहे हैं, मेरा एक सवाल वही है जो मेहताब साहब फरमा रहे थे कि कोई एक इंडिकेटर ऐसा है जो PTI की गवर्नमेंट के दौरान में ग्रो किया है, जो पॉजिटिव ट्रेंड जिसमें देखा गया हो? देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि डार साहब के ज़माने में बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव होती थी लेकिन हमें उसके तरीक़ाकार पे इख्तलाफ होता था। अब भी करंट अकाउंट डेफिसिट है या जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है या और बहुत सी चीज़ें हैं, वहाँ पे प्रोग्रेस नज़र आती है लेकिन तरीक़ाकार जो है उससे इख्तलाफ है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कहते हैं कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है 1600 अरब रुपये उससे इकट्ठे हुए, तो वहाँ पे हमें ये भी बताना होगा कि उसमें से 1000 अरब बल्कि 1100 अरब जो है वो स्टेट बैंक का प्रॉफिट है जो कि हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से हुआ। या अगर हम ये कहते हैं कि सेल्स टैक्स की कलेक्शन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, तो वहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा कि वो रिकॉर्ड इजाफा जो है उसमें इन्फ्लेशन का भी एक नुमाया रोल था। या अगर हम जब ये कहते हैं कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं पिछले साल की और इस साल की एक्सपोर्ट को देखें तो बहुत मार्जिनल सा उसमें फ़र्क है, तो इसका मतलब ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सारा का सारा सिर्फ इंपोर्ट रोकने से हुआ। तो यानी चीज़ें बहुत सी मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स यकीनन हुकूमत के ने दुरुस्त किए हैं, लेकिन उनके तरीक़ाकार जो हैं उसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है कि वो तरीक़ाकार जो था, क्योंकि कंसोलिडेट हो रही थी इकॉनमी, तो ज़रूरी नहीं कि उससे इकॉनमी जो है वो ग्रो करती। और ये कोविड से पहले भी इकॉनमी को श्रिंक ही करना था। अगर कोविड ना भी होता तो तब भी कंसोलिडेशन ऑफ इकॉनमी में शायद इकॉनमी को श्रिंक करना पड़ रहा होता। फिर हमें ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए कि जो 2 महीने शब्बर जैदी साहब के रुखसत पे जाने के बाद जो FPR तकरीबन एक हेडलेस ऑर्गेनाइजेशन थी, करंट चेयरपर्सन जो थी, जब उनके पास एक आर्जी चार्ज था तो उसमें यकीनी तौर पे FPR उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकी जैसे उसको करना था, तो उसका भी एक डेफिनेटली इम्पैक्ट आया। फिर हमें ये भी यहाँ पे बात करने की ज़रूरत है कि इस वक्त जो अकाउंट्स है उसमें एग्रीकल्चर गो के पॉजिटिव आ रही है, लेकिन लोकस्ट के अटैक के बाद और ये जून में लोकस्ट किस तरीके से उसको अनफोल्ड होता है और कैसे उस पर काबू पाया जाता है। खुदा न खास्ता 30 जून को मैं देख रहा हूँ कि शायद जो एग्रीकल्चर के नंबर हो उनको भी थोड़ा सा डाउनवर्ड रिवाइज करना पड़ेगा और वहाँ पे भी थोड़ी सी कमी जो है वो आएगी। तो ये एक से ज़्यादा प्रॉब्लम थी जिनको कि बड़ा कैंडिडेटली इस वक्त हमें तस्लीम करना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तानी वो मुल्क नहीं जो कि इस वक्त एक आलमी कसाब बाजारी का शिकार हो रहा है, ये पूरी दुनिया जो है एक ग्लोबल रिसेशन का शिकार हो रही है, हम भी उसका शिकार हो रहे हैं। और यकीनी तौर पे अब हमें देखना है कि अगले माली साल के लिए हमारे पास ऑप्शन जो है वो क्या बचती हैं। पिछला माली साल जो था वो तो कुछ जो था कोविड की नज़र हो गया, कुछ लोकस की नज़र हो गया, कुछ हमारे अपनी जो फिस्कल पॉलिसी कंसोलिडेशन थी उसकी नज़र हो गया। तो अब अगले माली साल के लिए हमें फोकस करना होगा कि वहाँ पे हम क्या करते हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल कि जो जारी प्रोजेक्ट्स हैं या जो नए प्रोजेक्ट्स का पूरे साल में प्लानिंग की गई कि अब अगले साल लॉन्च किए जाएंगे या जो चल रहे हैं,
उस पर कोई इफेक्ट होगा आपके बजट का? देखिए, अगला जो बजट है मेरा ख्याल है कि उसके सिनेरियोज बनेंगे। बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है इस वक्त। कोविड किस रुख बैठता है, लोकस किस रुख बैठता है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, कोविड एक ऐसी चीज़ है, अगर आप लॉकडाउन करते हैं तो भी आप पैसे देते हैं, अगर आप बिजनेस चलाना चाहते हैं तो भी आप पैसे देते हैं। यानी कारोबार नहीं करने तो तब भी आप फिस्कल पैकेज दें, और अगर कारोबार करने हैं तब भी पैसे दें। रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा हो नहीं सकेगा। बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे जाना पड़ेगा, बोरिंग करना पड़ेगी, और जब बोरिंग करेंगे तो फिर लैंडर्स की अपनी शराइत होंगी, और जो शराइत है वो बड़ी क्लियर है। और खा वो IMF है या वो पेरिस क्लब है, वो कह रहे हैं कि जी अपने नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स को आप कम करें। तो जो हमारे ब्रिक एंड वाटर प्रोजेक्ट थे उनको यकीनी तौर पे थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा। जो दो चीज़ें जिस पे कि IMF और बाकी लैंडर्स बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो एनर्जी सर्कुलर डेट है और वो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं। कोविड पे आप जितना मर्जी खर्च कर लें, जो हेल्थ की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जितना मर्जी खर्च कर लें, सोशल प्रोटेक्शन के लिए जितना मर्जी खर्च कर लें, बिजनेस स्टिमुलस के लिए जितना मर्जी खर्च कर लें, इन चीज़ों पे किसी भी लैंडर को एतराज़ नहीं होगा। IMF को भी इस पे अगर आप इसकी वजह से माली खसारा होता है तो IMF इस पे एतराज़ नहीं करेगी, लेकिन एतराज़ वहाँ पे उठेगा जहाँ पे आप उधार लें और फिर जाके आप स्टील मिल के खसारे पूरे करें या PIA के करें या रेलवेज़ के करें, तो वो कोई भी लैंडर जो है वो अपने पैसों को नॉन डेवलपमेंटल इस तरीके के इस मौके पे, कोविड के मौके पे पैसे नहीं लगने देगा। राइट। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने टाइम दिया है। मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि डॉक्टर साहब इस वक्त कोविड-19 पॉजिटिव हैं। अल्लाह पाक आपको सर सेहत दे। आपने आपको खुद को क्वारंटाइन, लेकिन सर्विसेज आप फिर भी दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, आवाम को बता रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं उनकी। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा जज़ा दे। लेकिन आप मेरे साथ ही हैं, अभी हम बात को जारी रख रहे हैं। मेहताब साहब, मैं एक क्वेश्चन कर लूँ मेहताब साहब से, फिर मैं ब्रेक लेनी है एक छोटी सी, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मेहताब साहब, जो रेवेन्यू जनरेशन है उसके ऊपर आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो टैक्स कलेक्शन है उसके ऊपर आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? आपने FBR ने जो टारगेट रखा था वो था 5.5 ट्रिलियन जी, जो कि हम सब कह रहे थे कि ये बहुत ही जो है वो एम्बिशियस किस्म का टारगेट है। ठीक है। FBR की हिस्ट्री में कभी 40% की ग्रोथ नहीं हुई, 44% की ग्रोथ थी एक्चुअली जो रिक्वायर्ड थी। तो वो सबको शुरू दिन से पता था कि ये टारगेट नहीं अचीव होना। उसमें फिर डाउनवर्ड उसको रिवाइज किया गया 5238। फिर जब IMF का सेकंड रिव्यू हुआ तो उस टाइम ये कहा गया कि 4.7 या 4.8 एक्चुअली जो है IMF के साथ एग्री हुआ था। सही। फिर कोविड-19 जब आ गया उसके बाद उसको रिवाइज किया गया और अब 3908 जो है वो अब टारगेट रखा गया है 30 जून तक, जो कि मैं समझता हूँ कि ये भी जो है वो अचीव नहीं होगा। 3850 से ऊपर जो है वो FBR नहीं जा सकेगा। अब देखिए अगले साल का जो है वो 4.9 ट्रिलियन 95 ट्रिलियन एक्चुअली जो है वो टारगेट रखा है, जो कि तकरीबन जो है वो कोई 28 to 30% की जो है वो इंक्रीज है। और इन हालात में जब डॉक्टर साहब ये भी आपको कह रहे थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ही नहीं पता कि कैसे जो है वो चीजें अनफोल्ड होंगी, तो उसमें जो है आइंदा दोबारा से जो है वो दोबारा भी वही काम कर रहे हैं कि अपने रेवेन्यूज को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, अपने एक्सपेंडिचर्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो फिर आइंदा साल जो है तो बजट की सस्टेनेबिलिटी जो है वो उस पर क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। मेहताब साहब, डॉक्टर आबिद साहब मेरे साथ ही रहिएगा, चंद और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रेज करने। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन हाजिर होते हैं। एक ब्रेक